तो यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो ख़त्म हो गए हैं फाइनली, और रिज़ल्ट भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए हैं। आई थिंक जब मैंने लास्ट चेक किया था तो 224 वर्सेस 267 का चल रहा था हैरिस और ट्रंप के बीच में। आई थिंक ट्रंप को सिर्फ 3 और चाहिए वोट्स जो ऑफिशियली जीत है वो घोषित करने के लिए। बट बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि वो जीत गया है, और मोस्ट लाइकली ऑलमोस्ट 99% चांस है कि वो जीत गए है इलेक्शन। अच्छा, मैंने इस इशू पे जनरली बात नहीं की क्योंकि आई मीन अमेरिका का इलेक्शन है, इसका इंडिया से कोई लोग सोच सकते हैं कि हमारा उससे क्या लेना देना। बट यूएस इलेक्शन का फ़र्क या क्या रिज़ल्ट निकलता है यूएस इलेक्शन में, उसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पे जाता है किसी न किसी रूप में। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट या तो लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट या वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स है, क्योंकि ये चीज़ ऊपर नीचे होती रहती है। आई थिंक कपल ऑफ ईयर्स अगो मुझे याद है कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा यूएसए को एक्सपोर्ट किया था, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी था। बट कभी चाइना भी ऊपर आ जाता है, कभी यूएई से भी हमारा काफ़ी बिजनेस है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। बट इसलिए हमारा तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब इंडिया में जो एक मेजॉरिटी जनता है, वो स्पेशली जो राइट के साइड टिल्ट करने वाली जनता है, वो ट्रंप को सपोर्ट करती है। और हैरानी की बात यह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी ट्रंप को ही सपोर्ट किया जाता है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्योंकि अब वो मतलब किया जा रहा था कि अगर वो जीत जाता है तो जो इमरान खान है उनका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो अब जेल में है इस टाइम, उसको हेल्प हो जाएगी जेल से निकालने के लिए। ऐसी वहाँ एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी जनता ट्रंप को सपोर्ट करती है। बट हम बात अगर इंडिया की करें तो एज अ न्यू प्रेसिडेंट इससे इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मुझे लगता है कि कुछ मामलों में तो ज़रूर इंडिया के लिए अच्छा रहेगा, बट ओवरऑल ये नहीं कहा जा सकता कि हर चीज़ में इंडिया के लिए बेटर रहेगा। उसका रीज़न ये है कि जितना मैंने ट्रंप की पॉलिसीज़ को देखा है, या जो पॉलिसीज़ उन्होंने पुट फॉरवर्ड की है कि ये मैं अपनाऊंगा, उसमें एक बड़ी चीज़ जिस पे वो बात करता है वो है टैरिफ। कहता है कि मेरा इंग्लिश का सबसे फेवरेट वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का ही टैरिफ है। अब टैरिफ होता है जब आप एज एज एन इंडियन कंपनी या इंडिया से या कहीं से भी अमेरिका के बाहर से जब आप 100 रुपये की चीज़ अगर उनको एक्सपोर्ट करोगे तो जितना उन्होंने उस पर टैरिफ लगाया होगा वो हमें एज टैक्स भी भरना होगा। लाइक 100 रुपये की अगर चीज़ है और उस पर 20% टैरिफ है, तो 100 रुपये की चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए हमें अमेरिकन गवर्नमेंट को 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और फिर एट द एंड ऑफ द डे उसकी कॉस्ट तो जो लोकल कस्टमर है वहाँ का उसके पर ही जाती है। लेकिन जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो यानी कि डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी उस प्रोडक्ट की, तो एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा वहाँ वाला जो कंज्यूमर है उसको भी नुकसान होगा, और थोड़ा जो यहाँ से बेचने वाला है उसको भी नुकसान होगा। क्योंकि अगेन एक तरीके की टैक्सेशन लग रही है। हाँ, यूएस गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा क्योंकि उनको एक्स्ट्रा आमदनी मिलेगी इस चीज़ से, और क्योंकि बाहर से महंगा पड़ रहा होगा तो लोग लोकली प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे या लोकली प्रोड्यूस करने की दिशा में कदम उठाएंगे। ये बेसिकली एक टूल होता है टैरिफ का। हालांकि इसके बारे में कुछ रूल्स भी हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के टैरिफ के बारे में नियम है, बट अमेरिका का अगर आप एक जनरली ऑब्जर्व करोगे तो ये सब बेसिकली अमेरिका के ही नीचे ही काम करते हैं। जैसा उनको सूट करने वाली पॉलिसीज़ होती हैं वैसी पॉलिसीज़ अप्रूव कर देते हैं। तो कोई ये हैरानी वाली बात नहीं होगी कि अगर वो इसमें भी जैसा करना चाहें तो कर सकने में कामयाब हो जाए, मतलब टैरिफ इम्पोज करने पे, जो कि वो करते ही रहते। चाइना पे उन्होंने आई थिंक 500% टैरिफ एक टाइम पे लगा दिया था जब ट्रेड वॉर पूरी फुल स्विंग पे चल गई थी उनकी। आई थिंक कोविड से जस्ट पहले की बात थी। तो
ये है। हालांकि मुझे लगता है जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक रिलेशनशिप है उसमें ज़रूर शायद कुछ बेहतरी आई, क्योंकि जैसे कि आप अगर अक्सर सुनते होंगे कि यूएसए की कुछ फलानी एजेंसी ने या फलानी ग्रुप ने या बंदे ने इंडिया के बारे में कह दिया कि ह्यूमन राइट्स या रिलीजियस फ्रीडम या इन चीज़ों की यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, और उससे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको भी थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है और लाइक थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो जाता है उनका, और रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा धक्का लगता है। अभी जो ये खालिस्तानी रो चल रहा है निज्जर, और उसके बाद जो पन्नू को जो वहाँ मारने का सीन बना था, जिसके ऊपर इंडियन एजेंट वगैरह के ऊपर जो केस चल रहा है, तो उस तरीके के इश्यूज़ में शायद मुझे लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि थोड़ी बेहतरी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ट्रम्प केयर करता है इन चीज़ों की। बट एक एस्टैब्लिशमेंट भी होती है कंट्री के अंदर, जो डीप स्टेट या जो मर्जी कह लो, वो भी होती है। बट आई थिंक इन चीज़ों के हिसाब से थोड़ा सा इंडिया के लिए सिचुएशन आसान हो जाएगी। ट्रेड वगैरह के हिसाब से मेरी होप इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तीसरी एक चीज़ है इमिग्रेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है यूएसए और इंडिया के बीच में, क्योंकि मिलियंस की संख्या में हमारे लोग वहाँ रहते हैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, और वर्क परमिट वगैरह के ऊपर, वीज़ाज़ के ऊपर, और वीज़ा मिलने की भी काफ़ी इंडिया में अगर आप देखो तो, जहाँ तक मुझे याद है, करीब साल भर का वेट चल रहा था जस्ट वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए यूएसए के, जो कि अपने आप में एक हंसने वाली तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अगर मान लो आप इंडिया में रहते हो और आपके पास अगर ऑलरेडी वीज़ा नहीं है यूएसए का, और आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो जस्ट इंटरव्यू के लिए आपको 1 साल या समथिंग लाइक दैट, 2 साल, पता नहीं क्या जो भी है वो टाइम, 500 दिन या कुछ था, उतना वेट करना पड़ेगा। हालांकि शायद थोड़ा बेहतर हुआ है रिसेंटली वो। तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो जो इलीगल इमिग्रेशन वगैरह इस पर तो टाइट करने का प्लान बना रहे हैं, पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन सोचा जाए, अगर मैं एक अमेरिकन के हिसाब से देखूं, तो मेरे लिए शायद कंट्री की सबसे बड़ा इशू ये हुआ, इवन इन्फ्लेशन, ट्रेड वगैरह, इन सब चीज़ों से, कि कंट्री का कोई बॉर्डर ही नहीं है और लोग जस्ट ट्रैम्पल ओवर करके आए जा रहे हैं कंट्री के अंदर, कोई भी आ सकता है। तो सिक्योरिटी नाम की चीज़ ही क्या रह गई आपकी कंट्री में? कुछ जब वेरीफाई ही नहीं हो रहा कौन आ रहा, और हो रहा है उनकी कंट्री में, भर भर के गैंग्स आ रहे हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस पे कब्जे कर ले रहे हैं। अमेरिका जैसी कंट्री में, कोलोराडो जैसे स्टेट में अगर ऐसा हो रहा है कि फॉरेन गैंग्स आके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस पे कब्जे कर ले रहे हैं, आई थिंक टेक्सास वगैरह में भी, ह्यूस्टन वगैरह में भी सुनने में आया था, तो उस देश के लोग चिंतित तो होंगे भाई। चिंतित क्या, दिमाग उनका सनक जाएगा कि भाई हो क्या रहा है हमारे देश में। इंडिया में अगर ऐसा हो जाए, मान लो आप सुनो कि नेपाली गैंग्स ने या फिर बांग्लादेशी गैंग्स ने, आई मीन नो हेट टू नेपालीज और एनीथिंग, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर मान लो ऐसा सुनने में आता है कि बांग्लादेशी गैंग्स ने आके गुड़गांव में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस पे कब्जे कर लिए, या फिर गोवा में रिजॉर्ट पे कब्जा कर लिया, तो आप कहोगे अबे ये क्या क्या चल रहा है भाई। तो ऐसा ही ये मैं सोच के ही मुझे हंसी आ रही है। तो ऐसा ही कुछ सीन है, क्योंकि रिजॉर्ट वाला स्टेट है, हालांकि जनता भी ठीक ठाक रहती है वहाँ, पॉपुलेशन अच्छी खासी है कोलोराडो की रिलेटिवली, लेकिन वहाँ पे ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। तो जनता का पागल होना गुस्से में टोटली अंडरस्टैंडेबल है। और अगेन यार, कंट्री का एक कल्चरल होता है सिस्टम, एक वर्क कल्चर से लेके संस्कृति वाला कल्चर, सब कुछ होता है। तो आप ऐसे नहीं रैंडमली अनलिमिटेड अनकाउंटेड लोगों को अपनी कंट्री में आने दे सकते। ठीक है, इमिग्रेशन का किसी भी कंट्री में अगर आपको लग रहा है अरे तुम तो रेसिस्ट हो, हमारे को अपनी कंट्री में नहीं आने दे रही है, वो
आपको जब भी कोई इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हो ना, तो आप ये सोचना कि आप अपनी कंट्री में एज ए सिटीज़न, जैसे हम एज एन इंडिया के अंदर किस तरीके के लोगों को आना पसंद करेंगे, कितने आना पसंद करेंगे, कब आना पसंद करेंगे, आने भी पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन अपने आप से आप पूछना। तो मेरा ख्याल सही, हर ज़्यादातर इंसान का जवाब, जिसका दिमाग ठीक से काम करता है, वो ये जवाब होगा कि अगर हमारी कंट्री को कुछ सर्टेन टाइप के टैलेंट की ज़रूरत है या इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, और उनके आने से लोकल इकोनॉमी को और कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट को फ़ायदा होगा, तो आप आओ, वरना घूमने आओ और अपने घर चले जाओ। हमें पॉपुलेशन क्यों बढ़ानी है? अपनी कंट्री के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं हर कंट्री के। तो अगर वो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो क्या बुरा सोच रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि यार उन्होंने नेटिव अमेरिकन की उस पर पॉपुलेशन पे कब्जा कर लिया था। अरे भाई, जब उन्होंने कब्जा किया था तो हर जगह इधर से उधर कब्जे हो रहे थे, उनका दाव लग गया, उन्होंने कब्जा कर लिया। और तब कौन सा वहाँ पे इतनी तगड़ी इकोनॉमी चल रही थी जब उन्होंने कब्जा किया? ये सब जो बना है ये उन्होंने ही तो बनाया है। तो मैं ये चूतिया लेफ्ट विंग की चीज़ों पे भाव नहीं देता, और जो ऐसा सोचता है उसको ज़िंदगी में अभी यानी कि दुनिया से पाला नहीं पड़ा उसका। वो स्कूल में है, कॉलेज में है, थ्योरी और बुक्स के अंदर जी रहा है। जिस दिन आपका दुनिया से पाला पड़ेगा, आपको ये पूरी दुनिया की सच्चाई है क्या, व्हेन रबर हिट्स द रोड, होता क्या है, ये आपको सब समझ आ जाएगा। और फिर आपको फिर उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट आएगी जो सच में मेहनत या टैलेंट या लाइक इन चीज़ों के ऊपर कैसे एक चीज़ कोई छोटी सी भी बनाई जाती है और उसमें कितना एफर्ट, कितनी प्लानिंग, कितना पेशेंस, कितना टैलेंट लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, बुक्स के अंदर बैठे हो, काम नहीं कर रहे, माँ बाप के पैसों पे अपनी ज़िंदगी चला रहे हो, सोचो जो मर्ज़ी और जो मर्ज़ी ओपिनियन बनाओ, आपके ओपिनियन से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एनीवे, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और इस वजह से अगर मैं अपने आप को एक अमेरिकन की जगह पर रख के देखता हूँ, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू होता कि ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई, क्या 2 नंबर ही चल रही है कि जो मर्जी आगे कंट्री में घुस जा रहा है। इनको आइडेंटिफाई करो, इनको रवाना करो भाई, ऐसे नहीं चलता कंट्री में काम। और क्राइम वगैरह, यार स्टोरीज आप सुनते हो, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। जिस तरीके के क्राइम उस कंट्री में ये लोग कमिट कर रहे हैं, और जिस तरीके की लॉन्ग टर्म प्लानिंग उनके जो लीडर्स हैं, जो उनको आने दे रहे हैं, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रही है, ओवरऑल सोसाइटी के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये शायद सबसे बड़ा इशू होगा। और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया से भी लीगल तो बहुत जाते ही हैं, बहुत सारे लोग इलीगली भी जाते हैं। तो उन लोगों के लिए शायद जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इलीगली वैसे जाएंगे, उन लोगों के लिए शायद रास्ता थोड़ा तंग हो जाएगा। जो कि मेरे हिसाब से जिस तरीके का, अगर आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो या चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानने की कोशिश करो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि किस तरीके का क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी खर्च करके ये लोग वहाँ जाते हैं, और फिर वहाँ एक गैस स्टेशन में कैश पे क्लर्क की जॉब कर रहे हैं। लाइक भाई, उतने पैसे का कोई डिसेंट सा बिजनेस अगर इंडिया में, आई डोंट नो यार, ये कॉन्वर्सेशन मैंने बहुत बार बहुत लोगों से की हुई हैं, और फ्रस्ट्रेशन वाली होती हैं बेसिकली। बट एनीवे, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में खुद की गलतियाँ करने का अधिकार है। तो अगर उनको अपने पैसों से वो क्राइम कमिट करके किसी और कंट्री में इलीगली एंटर होना है, तो लेट देम डू दैट। तो ये है ओवरऑल। होपफुली शायद जो इंडिया जो लीगल इमिग्रेशन है उसके जो इश्यूज़ हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो शायद थोड़े बहुत बेहतर हों, ऐसा मुझे लगता है। ओवरऑल अगर आप क्यूरियस हो तो जो लोग ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, और जो ट्रम्प का खुद का भी आइडिया थोड़ा आइसोलेशनिस्ट टाइप का है, जहाँ पैसे बन रहे हैं वो वाला काम करना है, लड़ाई वड़ाई करने की कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो सारी पॉलिसीज़ एक्चुअली मैं भी पर्सनली लाइक करता हूँ उसकी, ट्रम्प की। तो होपफुली शायद रशिया यूक्रेन वॉर की भी क्लोजिंग में बंद करने में शायद थोड़ी सी तेज़ी दिखे, क्योंकि शायद यूक्रेन को जो सपोर्ट इतना ज़्यादा यूएसए कर रहा था अब तक, ये रुक जाएगा। तो एनीवे,
अभी तो जस्ट रिज़ल्ट निकल के आया है, वो भी पूरा नहीं निकला। देखते हैं। इस पर मैंने पहले बिल्कुल भी बात नहीं करी इलेक्शन से पहले, लेकिन अब मैं थोड़ी और बात भी इस पर जैसे जैसे चीज़ें खुलेंगी करूँगा, क्योंकि इनका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पे और इंडिया पे भी होगा।